तो आइए श्वेता, खबरों की शुरुआत अब डिटेल में करते हैं और पश्चिम बंगाल की सबसे पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि कल वहां पर वोटिंग है, चौथे चरण का मतदान होना है। लेकिन उससे पहले कई जगहों पर हिंसा की घटनाएं सामने आई। कोलकाता में बीजेपी और टीएमसी समर्थक आपस में भिड़ गए। तीन तस्वीरें कोलकाता, पूर्वी मिदनापुर और बीरभूम की आप देख रहे हैं। तीनों जगह जमकर बवाल हुआ है। पूर्वी मिदनापुर और बीरभूम से भी बवाल की ये तस्वीरें सामने आई। पत्थरबाजी, आगजनी, लाठीचार्ज। बंगाल की सरगर्म सियासत पर चुनावी माहौल में जैसे बारूद ही पड़ गया है। टीएमसी और बीजेपी के बीच वोटों की जंग सड़कों पर खुलेआम संग्राम में तब्दील हो चुकी है। कोलकाता की सड़कों पर गुरुवार देर रात पत्थर और बमों की बरसात हो गई। ये घटना ममता के मंत्री फिरहाद हाकिम के घर के नजदीक हुई, जब बीजेपी नेता और एक्टर रुद्रनील घोष एक प्रचार अभियान से लौट रहे थे। बीजेपी नेता के मुताबिक टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके काफिले पर हमला किया। हमले की तस्वीरें मोबाइल में कैद हुई हैं। पूर्वी मिदनापुर में बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस से ही भिड़ गए। थाने का घेराव करने पहुंचे कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। बीजेपी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि टीएमसी के लोगों ने उन्हें घेर कर हमला किया। इसी के विरोध में बीजेपी कार्यकर्ता सड़क पर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन विरोध उल्टा पड़ गया। बीरभूम में टूटी फूटी और चकनाचूर हालत में ये मोटरसाइकिलें टीएमसी दफ्तर के बाहर पड़ी हैं। टीएमसी का आरोप है कि उनके दफ्तर पर 100 से ज्यादा बीजेपी कार्यकर्ता घुस आए और दरवाजे, फर्नीचर समेत ये मोटरसाइकिलें तबाह कर दी। इन तस्वीरों से यही लगता है कि जहां जिसका ज्यादा जोर है, वहीं जीत के लिए एक ही फॉर्मूला अपनाया जा रहा है, और ये फॉर्मूला है विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं को डराना, धमकाना, निशाना बनाना। कोलकाता से राजेश शाह के साथ आज तक ब्यूरो। कल चौथे दौर के प्रचार के लिए अंतिम दिन था। कल बीजेपी उम्मीदवार अभिनेत्री श्रावंती चैटर्जी के प्रचार के लिए मिथुन चक्रवर्ती भी मैदान में उतरे थे, लेकिन सुरक्षा का हवाला देकर उनके रोड शो को रद्द कर दिया गया। मिथुन का रोड शो रद्द हुआ तो बीजेपी समर्थक भड़क गए। फिल्मी पर्दे पर क्लाइमेक्स और एंटी क्लाइमेक्स को जीना कलाकारों की आदतों में शुमार होता है, लेकिन असली जिंदगी में ये उतना ही मुश्किल है। कोलकाता में मिथुन चक्रवर्ती को कुछ ऐसा ही अनुभव हुआ। मिथुन की चुनावी प्रचार की स्क्रिप्ट तैयार थी, रोड शो सेट था, मगर ऐन वक्त पर एंटी क्लाइमेक्स हो गया। मिथुन की प्रचार वाली पिक्चर शुरू होती इसके पहले ही कट के साथ पैकअप का आदेश आ गया। मालूम चला कि मिथुन का रोड शो कैंसिल। पुलिस तुम्हें काम करो। Sir, I don't understand. Amra kothay? I have finished almost 37 campaign today. Till now it will be 41. I have kothay dekhechen? Where did you see? कहाँ देखा आपने कि हमारी तरफ से किधर भी कोई इतनी सी भी बात है जो हिंसा पैदा करे? ये सब तो उस तरफ से आ रहा है। तो लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम किधर है हमारी तरफ से? बट हमको जानना है क्या कॉज क्या है कि आप कैंसिल कर रहे हैं। मिथुन चक्रवर्ती कोलकाता के बेहाला पश्चिम की सीट से बीजेपी की उम्मीदवार श्रावंती चैटर्जी के लिए प्रचार करने पहुंचे थे। मिथुन के साथ बाबुल सुप्रियो भी थे। कोलकाता की टॉलीगंज से बाबुल सुप्रियो भी उम्मीदवार हैं। कोलकाता प्रशासन के फरमान पर नाराजगी जाहिर करने में कोई पीछे नहीं रहा। কি কারণে আজকে মিঠুন দা আসার কথা ছিল, কি কারণে আমাদেরকে আটকেছে সেটাই আমার প্রশ্ন। আটকাতে তো পারবে না, মানুষের ভালোবাসা মানুষ দেখতে পাচ্ছে যে আজকে আমি একটা পাড়ার মেয়ে, আমার পাড়া থেকেই যেখানে র্যালি শুরু হওয়ার কথা ছিল সেখানে আমাকে আটকানো হয়েছে। পুলিশ কি কারণে আটকেছে সেটা সবথেকে আগে জানতে হবে। আর এটাও মানে আপনারা নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে বলাই বাহুল্য যে কারা এটা করছে। এত ভয় আজকে ভয় পাওয়ার জন্যই তো এইসব আটকাচ্ছে। আমার এখানে শুভেন্দুদার আসার কথা ছিল, রাজীবদার আসার কথা ছিল, কোনো কিছুতে পারমিশন দেওয়া হচ্ছে না কেন? दीदी बौखला गई है और ये वायलेंस के जरिए जो हमेशा उन्होंने किया है डेमोक्रेसी की हत्या वो करने की कोशिश कर रही है। ये भी यहाँ पे भी इन्होंने बंद करने की कोशिश की, परमिशन नहीं दिया, लेकिन हमने टॉलीवुड के जो टेक्नीशियंस के ऊपर जो दहशत फैलाते हैं अरूप विश्वास के भाई स्वरूप विश्वास, उसके खिलाफ लड़ने के लिए दादा यहाँ पे आए। हर तरीके के हथकंडे ये ममता जी अपनाएंगी। बौखला गई हैं, गुस्से में आ गई हैं।
गुस्से में आ गई। जहां मिथुन के रोड शो को रद्द किया गया, ये पूरा इलाका बांग्ला फिल्मिस्तान है। यहाँ पर बांग्ला सितारे रहते हैं। ऐसे में इस इलाके में मिथुन के प्रचार का मतलब क्या है, इसकी अहमियत किसी से छिपी नहीं है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिम बंगाल में 3 चरणों का चुनाव जो है, मतदान वो खत्म हो चुका है, लेकिन पश्चिम बंगाल में शिकायतों का दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हिंसा से लेकर बयानबाजी तक के मामले चुनाव आयोग के दरबार पर पहुंच रहे हैं। वहीं चुनाव आयोग की भूमिका ही एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गई है। आदरणीय दीदी और মিটিং করে ভাষণ দেয় আর বলে দিদি দিদি। लोकतंत्र के मंदिर में पुजारी बना चुनाव आयोग बंगाल की सियासत में सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह बन गया है। पार्टी कोई भी हो, हर दूसरे दिन चुनाव आयोग के दर पर शिकायतों का घंटा बजाने पहुंच जाती है। हिंसा, ईवीएम, बयानबाजी, रैली में ना जाने कितनी फरियाद चुनाव आयोग तक पहुंची है, और जब एक्शन होता है तो वो बंगाल के सियासी आग में भी घी का काम करता है। যদি আপনারা এনআরসি না চান, এনপিআর না চান, কে না চান, বাংলায় হিন্দু মুসলমান ভাগ করতে না চান, সংখ্যালঘু ভাই বোনেরা আমার, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না, ওদের একটা ভোটও দেবেন না। रायदिघी की जनसभा में मुस्लिम वोट न बंटने की ममता की अपील चुनाव आयोग को हजम नहीं हुई। बीजेपी की शिकायत के बाद चुनाव आयोग एक्शन में आ गया। ममता को नोटिस भेजकर 48 घंटे के अंदर जवाब मांगा। पूरे चुनाव के दौरान आयोग पर निशाना साधने वाली दीदी इस बार भी चुप नहीं रही। ममता ने नोटिस को बीजेपी और चुनाव आयोग की मिलीभगत बता डाला। बीजेपी का বলছে যেমন করে মানুষ তোকে ভোট দিয়ে দেবে, মানুষকে ভোট দিতে আটকাও, চমকাও, ভয় দেখাও। এ আবার কি গুন্ডাগিরি করছে? গুন্ডাগিরি করে যাচ্ছে বাইরের গুন্ডাদের নিয়ে এসে। ক্যান ইউ ইমাজিন, আমি একটা আপনাদের ঘরের একটা মেয়ের মতো লড়াই করছি, আর 1 লক্ষ লোককে নিয়ে এসছে বাইরে থেকে গুন্ডা। 1 লক্ষ গুন্ডা এসছে, আর গুন্ডা এসে 1 লক্ষ লোক আমার সাথে পারে না লড়াই করতে। লজ্জা নেই, ঘৃণা নেই, ভয় নেই। ममता के मुस्लिम कार्ड पर पीएम मोदी ने भी हमला किया था। मोदी की टिप्पणी के बाद मुद्दे को हवा मिली और बीजेपी ने चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। हाल ही में आपने कहा कि सभी मुसलमान एक हो जाओ, वोट बंटने मत दो। अगर हमने कहा होता कि सारे हिंदू एकजुट हो जाओ, बीजेपी को वोट दो, तो दीदी ये इलेक्शन कमीशन हमें 8-10 नोटिस भेज देता। अब चुनाव आयोग के नोटिस पर टीएमसी और बीजेपी में ठन गई है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और कटघरे में आयोग खड़ा है। हमने अफसोस जताया पार्टी की ओर से कि हमने 1,500 कंप्लेंट किया, उनमें से सिर्फ 3 हमको जवाब मिला है कि क्या निर्णय चुनाव आयोग ने लिया। बाकी जो 13,000 कंप्लेंट हमने भेजा है, उस बारे में चुनाव आयोग ने क्या निर्णय लिया, पदक्षेप किया, इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से सीएम को एक नोटिस भेजा गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? अभी वो सीएम नहीं है, आउटगोइंग सीएम है, और वो भी प्रत्याशी थी, उनकी वोट हो गई। उन्होंने इलेक्शन का दायरे पे रह के चलना चाहिए था, उन्होंने सब कुछ भूल चुकी है। चुनाव आयोग के सामने शिकायतों की घंटियां बज रही हैं। ममता के सीआरपीएफ जवानों का घेराव करने वाली अपील को लेकर भी बीजेपी चुनाव आयोग के पास पहुंची है और ममता की रैलियों पर रोक लगाने की मांग की है। निर्वाचन कमीशन के पास तो रिपोर्ट भी गया है, 48 आवर्स के अंदर ममता बनर्जी के रिपोर्ट मांगा है, और ममता बनर्जी के पास तो महिला नहीं है। कौन महिला सीआरपीएफ को घेराव करेंगे? कोई भी नहीं है उनके साथ, कोई महिला नहीं है। हम लोग बोलेंगे जो बाहर से गुंडा मस्तान आएंगे वोट करने के लिए, छप्पा मारने के लिए, महिला लोग उसके पूरा घेराव करेंगे और सीआरपीएफ के उसको पूरा ले जाएंगे। नेताओं की बयानबाजी हो या फिर हिंसा, पश्चिम बंगाल की सियासत में धब्बे गहरे होते जा रहे हैं। चुनाव आयोग इनकी धुलाई के तमाम दावे कर रहा हो, लेकिन असर कुछ खास नहीं दिख रहा।
कूच बिहार में दिलीप घोष के काफिले पर हमला हुआ। दिलीप घोष की कार के शीशे टूट गए। बीजेपी ने टीएमसी पर बम से हमला करने का आरोप लगाया और एक बार फिर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया। देर रात बीजेपी ने कोलकाता में चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया, जिसके बाद आयोग ने प्रशासन से 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तलब करने को कहा है। ममता बनर्जी बार बार दिलीप घोष के ऊपर अटैक कर रहा है, तृणमूल कांग्रेस कर्मी को उतारा। हम लोग चाहते हैं जो आज टेररिस्ट है, आज जो ममता दिलीप घोष के ऊपर आक्रमण किया है उसी को अरेस्ट होना चाहिए और ममता बनर्जी को भी अरेस्ट करना चाहिए, क्योंकि उसका जो भाषण दे रहा है वो भाषण में जातिवाद का बात करते हैं। सबसे पहले मुंबई और अब दिल्ली, देश के दो सबसे बड़े महानगर पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ गए हैं। मुंबई की तरह ही दिल्ली में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू हो गई है। आपको बता दें कि सबसे पहले ऐसा लग रहा था कि शायद दिल्ली कोरोना की नई लहर से बचकर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दिल्ली में लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, हालात एक साल पहले की तरह होते जा रहे हैं। चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम सरकार में इस स्थिति के ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं और जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है वो सभी कदम हम लोग उठा रहे हैं। तो उस हिसाब से इस बारी डेथ बहुत कम है। मतलब ये लगता है कि जो इस बारी चल रहा है, जो कोरोना चल रहा है, कि काफी तेजी से फैल रहा है, पर सीवियरिटी कम है और डेथ भी बहुत कम है। मुख्यमंत्री दिलासा दिलाते रहे कि डरने की जरूरत नहीं। उप मुख्यमंत्री दावा करते रहे कि कोरोना से दिल्ली सुरक्षित रहेगी। स्वास्थ्य मंत्री सांत्वना देते रहे, दिल्ली वालों पर कोरोना की आंच नहीं आने दी जाएगी। लेकिन हुआ क्या? दिल्ली में कोरोना ने दोबारा घुसपैठ कर दी। वायरस के शिकंजे में पूरी तरह आ चुकी दिल्ली के आंकड़े फिर से दहलाने लगे हैं। महाराष्ट्र मुंबई पर सवाल उठते रहे, लेकिन दिल्ली भी कहां बच पाई। मुंबई और दिल्ली में हालात एक जैसे दिखने लगे हैं। 5 दिनों के आंकड़े सबूत है कि दिल्ली मुंबई की राह पर निकल पड़ी है। जरा गौर कीजिए। 4 अप्रैल मुंबई में 11,163 केस, जबकि दिल्ली में 4,033 मामले। 5 अप्रैल मुंबई में 9,857 केस, दिल्ली में 3,548 केस। 6 अप्रैल मुंबई में 10,030 मामले, जबकि दिल्ली में 5,100 केसेस। 7 अप्रैल मुंबई में 10,428 केस, दिल्ली में 5,506 मामले। 8 अप्रैल मुंबई में 8,938 केस, दिल्ली में 7,437 मामले। वो ऐसा लगता है कि भाई लोग जो पार्टीज हैं, ग्रुप्स में मिल रहे हैं, या जैसे रात के टाइम पार्टी होती है, लेट पार्टी होती है, तो 50 लोग इकट्ठे हैं, उसमें 2-3 लोग तो पॉजिटिव है ही हैं। मतलब दिल्ली में पॉजिटिविटी 6.1% आ रही है। मान के चलिए आप 50 हैं, तो 2-3 पॉजिटिव होंगे, परंतु आए तो 2 पॉजिटिव थे, जाएंगे 50 के 50 पॉजिटिव जाएंगे। तो इसलिए कि भाई उस तरह के क्लोज कॉन्टेक्ट से लोगों को थोड़ा सा कुछ दिनों के लिए रोका जाए। और 10 बजे से स्टार्ट किया गया है, तो मुझे लगता है कि इससे थोड़ा सा मतलब बहुत क्लोज कॉन्टेक्ट वाला इशू जो है पार्टीज वाला कम होगा। यानी कि दिल्ली मुंबई से मुकाबला करने पर तुली है, कुछ उसी अंदाज और रफ्तार से जैसे कोरोना की पिछली लहर में हुआ था। चिंता की बात यह है कि इस बार मुंबई की तरह ही दिल्ली में मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, बल्कि मुंबई दिल्ली को पीछे छोड़ती दिख रही है। तारीख 4 अप्रैल मुंबई में 25 मौतें, दिल्ली में 21 की जान गई। 5 अप्रैल कोरोना की वजह से 21 लोगों ने मुंबई में अपनी जान गंवाई, जबकि दिल्ली में 15 लोगों की जान चली गई। 6 अप्रैल मुंबई में 31 मौतें, दिल्ली में 17 मौत। 7 अप्रैल मुंबई में 23 मौतें, दिल्ली में 20 मौत। 8 अप्रैल मुंबई में 23 की जान गई और दिल्ली में 24 ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। तो दिल्ली फिर से कोरोना की जद में जकड़ती जा रही है।
केजरीवाल सरकार ने कदम तो उठाए, नाइट कर्फ्यू की पाबंदी भी लगाई, लेकिन शायद तब तक देर हो गई। कोरोना ने दिल्ली में भी अपनी जगह बना ली। अब इससे जूझना ही होगा, सामना करना ही होगा, क्योंकि कोरोना ने तो वैक्सीन की दीवार भी तोड़ दी है। गंगाराम अस्पताल के 37 डॉक्टर वायरस की चपेट में आ गए। सभी 37 डॉक्टर्स ने कोरोना की दूसरी डोज भी ली थी। अस्पताल के 5 डॉक्टरों को अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। मतलब ये है कि सिर्फ वैक्सीन लगा लेना कोरोना से बचाव की गारंटी नहीं हो सकता। मास्क जरूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की सख्ती भी जारी रहेगी और साथ में टीके का कवच भी लगाना होगा। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ आज तक ब्यूरो। और महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर ने त्राही मचा दी है। देश के कुल केस का आधा महाराष्ट्र से होता है। कोरोना की तेज रफ्तार ने महाराष्ट्र में डर बढ़ा दिया है। लोगों को लॉकडाउन का खौफ सता रहा है। मुंबई और पुणे से प्रवासी मजदूर एक बार फिर से अपने शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। पहले हिंट दे दिए मोदी जी तो चले जाएं पहले घर, अपना रूखा सूखा खा के अपना जिंदगी बिताएगा। बॉम्बे में क्यों आएगा कमाने के लिए? नहीं, इस बात पहले निकल ले रहे हैं। लॉकडाउन लग जाएगा तो जाने को नहीं मिलेगा सर। मैं वापस गांव जाना चाहता हूं। अगर गांव इसीलिए जाना चाहता हूं सर, कल को फिर ज़्यादा लॉकडाउन हो जाए। हाँ, तो क्योंकि हम लोग गरीब परिवार से सर आने के लिए मरता हूं। अभी भी पहुंचना चाहेंगे, अपना घर पे जाके पहुंचेंगे तो कोई टेंशन नहीं रहेगा ना। एक टाइम नहीं भी खाएंगे चले गए, यहाँ क्या भूखा मर जाएगा आदमी का। जब दहशत दायरा लांघ जाए तो ऐसी तस्वीरें दोबारा जिंदा हो जाती हैं। लोकमान्य तिलक टर्मिनस पर ये हुजूम बता रहा है कोरोना का खौफ सीमाएं लांघने लगा है। 2020 की यादें जहन में कौंधने लगी हैं। प्रवासी पलायन की राह पर निकलने लगे हैं। आज तक की टीम गुरुवार की रात जब स्टेशन पर पहुंची तो तस्वीरें दंग करने वाली थी। यूपी बिहार लौट रहे इन प्रवासियों की लंबी बात बता रही है कि हालात आपात स्थिति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। लॉकडाउन का भय इन्हें घर वापसी को मजबूर कर रहा है। सर पर सामान और दिल में दहशत का बोझ लादे ये लोग एक बार फिर अपनी मिट्टी की तरफ लौटने लगे हैं। लॉकडाउन अभी लगने वाला है, सब काम धंधा बंद हो गया। मालिक बोला भैया चला जाओ, अगले बार फंस गए थे, अब इस बार फंस जाओगे तो गरीब आदमी हो, बर्बाद हो जाओगे, इसलिए हम लोग जा रहे हैं। लॉकडाउन की वजह से पिछली बार फंस गए थे ना, तो इस बार अब सिर्फ ट्रेन से जाएंगे। पहले ट्रक से गए थे तो 5-6 हजार भाड़ा दिया और 4-5 दिन में पहुंचाया। ये अब सिर्फ फंस जाएंगे तो भूखन मरेंगे। यहाँ कोई किसी का नहीं होता। क्यों लौट के आ रहे हैं आप लोग? काम बंद हो गया है। काम बंद हो गया, उधर कारखाना बंद हो गया है। कृपया वहाँ से वो लोग बोल रहे कि आप अपने गांव चले जाओ। हाँ। अपने वहाँ महाराष्ट्र वाले लोग वहाँ से सीधा सबको भगा रहे हैं। कल पुणे में भी पलायन की तस्वीरें दिखी थी। वहाँ से भी घर लौटने का सिलसिला शुरू होता दिख रहा है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि देश में कोरोना की सबसे भयावह तस्वीर महाराष्ट्र की है। 8 अप्रैल को देश में कोरोना के कुल 1,31,968 केस आए। 8 अप्रैल को महाराष्ट्र में नए केस का आंकड़ा 56,286 रहा। 8 अप्रैल को देश में कोरोना से 780 लोगों की जान गई। 8 अप्रैल को महाराष्ट्र में कोरोना से मौत का आंकड़ा 376 रहा। इन आंकड़ों को देखकर कौन नहीं घबरा जाएगा, किसका कलेजा नहीं कांप जाएगा। देश भर में कुल केस का करीब आधा महाराष्ट्र से आ रहा है। मुंबई, पुणे, ठाणे, नागपुर, नासिक में हालात बेकाबू हैं। रेस्टोरेंट, मॉल, सिनेमा हॉल सब बंद है। नाइट कर्फ्यू जारी है। संपूर्ण लॉकडाउन का खतरा सर पर मंडरा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को कहना पड़ा कि हालात काबू में नहीं आए तो लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी इससे इनकार कर रहे हैं। लेकिन आज जो स्थिति है, आज जब हमारे पास सब संसाधन है तो हमारा बल, और ये हमारे गवर्नेंस की कसौटी है, हमारा बल माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर होना चाहिए। छोटे छोटे कंटेनमेंट जोन पे सबसे ज्यादा होना चाहिए। जहां पर रात्रि कर्फ्यू का प्रयोग हो रहा है वहां मेरा आग्रह है कि उसके लिए शब्द प्रयोग हमेशा करें कोरोना कर्फ्यू।
ताकि कोरोना के प्रति एक सजगता बनी रहे। जब आपके इर्द गिर्द नाउमीदी का अंधेरा गिरने लगता है तो आपके कदम रोशनी की तरफ निकलते हैं। मुंबई में होते हुए भी जिनका मुंबई से सिर्फ अपनी रोजी रोटी से रिश्ता है, उन्हें अपना घर बुलाने लगा है। हालात को जल्द से जल्द काबू में करने की जरूरत है। मुंबई से मुस्तफा शेख, एजाज खान के साथ विद्या, आज तक। कोरोना से बचाव का दारोमदार अब वैक्सीन पर है। वैक्सीन ही अभी दवा है, लेकिन देश के कई राज्यों से वैक्सीन की किल्लत की शिकायतें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, महाराष्ट्र ने तो वैक्सीन का स्टॉक पूरी तरह से खत्म होने का अंदेशा जताया है, लेकिन केंद्र सरकार कह रही है कि चिंता की कोई बात नहीं है। क्या हम 11 अप्रैल से 14 अप्रैल पूरे अपने राज्य में टीका उत्सव मना सकते हैं? एक पूरा वातावरण क्रिएट कर सकते हैं टीका उत्सव का। वैक्सीन से लड़ाई में जरूरी है दवाई, लेकिन आम लोग क्या करें जब दवा ही स्टॉक से हवा हो जाए। जिंदगी के लिए जिन 2 बूथ को जरूरी बताया जा रहा है, उसकी सप्लाई पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार सप्लाई में भेदभाव का आरोप लगा रही है। वैक्सीन का बहुत कम सप्लाई आ रहा है और इसीलिए कोई हालत में अभी हमारे को ये देखना है कि सिर्फ 9 लाख डोसेस आज के दिन में उपलब्ध है। तो 9 लाख अगर हम 6 लाख के या 5 लाख के हिसाब से जाता है तो 1.5 दिन में ये खत्म हो जाएगा। जो नहीं होना चाहिए था वो हो रहा है। वैक्सीन पर महाराष्ट्र और केंद्र सरकार में ठन गई है। महाराष्ट्र सरकार के अपने दावे हैं और केंद्र सरकार के अपने दावे। हर एक चीज का एक वैज्ञानिक पहलू है। हर एक चीज जो है, जो भी फैसला किया गया है, प्रायोरिटी ग्रुप्स को डिसाइड किया गया है, वो वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर किया गया है। महाराष्ट्र में इतने सब बोल रहे हैं 5 लाख डोज तो खराब कर दिया। 5 लाख डोज कम नहीं होते। राज्य सरकार अपना काम ठीक नहीं कर पा रही है और दूसरे को डोज दे रही है। ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, ऐसी स्थिति। देश में अब तक 9.02 करोड़ टीके लग चुके हैं। 45 साल से ऊपर के लोगों का टीकाकरण भी शुरू हो चुका है। टीकाकरण के आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र नंबर 1 है, लेकिन खबरें आ रही हैं कि महाराष्ट्र के कई शहरों में वैक्सीन की किल्लत हो गई है। वैक्सीन का संकट कुछ और राज्यों में भी बताया जा रहा है। तो देखिए, अब उसके बाद भी अब हम तो सौतेले बेटे हैं, तो स्वाभाविक है कि अपना बेटा को और सौतेला बेटा को जो है किस तरीके से प्यार किया जाता है परिवार में, तो सब जानते हैं। और ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत को चरितार्थ किया गया है। देखिए, खुराक जितना भी होगा, जितना हमारे देश के अंदर 2 वैक्सीनों को प्रमाणित करने के बाद उनका उत्पादन क्षमता जितना भी होगा, वो पूरे राज्यों में बराबर में बांटा जा रहा है जनसंख्या के आधार पर। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। जब इस वजह से निर्यात बंद करने के बाद भी थोड़ी सी कमी आ रही है, मगर इतना पर्याप्त आ जा रहा है प्रतिदिन कि हम उतना कर लेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट वैक्सीन फ्रॉम सेंटर। अगर ये 2 दिन में नहीं आया तो हमको बंद करना पड़ेगा। ऐसे ही हम लोग का 1400 से 700 सेंटर बंद हो चुका है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने की शिकायतें मिल रही हैं। अगर कोरोना पर फतह पाना है तो वैक्सीन की सप्लाई में कोताही नहीं चलेगी और न ही सियासत से ही संकट काबू में आएगा। आज तक ब्यूरो। वैक्सीन की सप्लाई पर इस सियासत के बीच सच्चाई क्या है? बार बार ये जरूर कहा जा रहा है कि वैक्सीन की कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन वैक्सीनेशन सेंटर्स पर अलग ही कहानी है। हमने कई वैक्सीनेशन सेंटर्स से ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की, वो आपको देखनी बहुत जरूरी है। वैक्सीन पर सियासत तो समझ में आती है, लेकिन ये समझ में नहीं आता कि जब देश में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है तो फिर वैक्सीनेशन सेंटर्स आउट ऑफ स्टॉक क्यों हो रहे हैं? कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली के ही बगल में नोएडा, गाजियाबाद का हाल देख लीजिए। इस वक्त हम इंदिरापुरम के एक प्राइवेट अस्पताल के बाहर खड़े हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो लाभार्थी वैक्सीनेशन लेने के लिए आते थे, उन्हें अब कह दिया गया है कि ना आए। वो इसलिए
क्योंकि यहाँ पर नोटिस में लिखा गया है वैक्सीन जो है आउट ऑफ स्टॉक हैं और सीएमओ ऑफिस से यहाँ पर वैक्सीन नहीं आ रही हैं, लिखित नंबर पर कॉल करें और उसके बाद ही अस्पताल आएं। तो फिलहाल ये जो प्राइवेट वैक्सीनेशन फैसिलिटी है इसको अभी बंद कर दिया गया है। ऐसे कई अस्पताल हैं जहां पर जो सीएमओ है डिस्ट्रिक्ट के, वहां से वैक्सीन नहीं आ रही है और इसीलिए जो लाभार्थी हैं जिनको वैक्सीन लगनी चाहिए वो भी वैक्सीन नहीं लगा पा रहे हैं। ऐसे कई सेंटर हैं जहां वैक्सीन के आउट ऑफ स्टॉक होने के नोटिस लगे हैं और लोगों से कहा जा रहा है कि कॉल करके ही टीका लगवाने आए। जिन्हें रजिस्ट्रेशन के बाद वैक्सीनेशन का टाइम स्लॉट मिल रहा है वो या तो पहले ही कैंसिल किया जा रहा है या फिर सेंटर से ही उन्हें लौटाया जा रहा है। गाजियाबाद के प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर मैं काट रहा हूँ। कम से कम पिछले 3-4 दिनों से किसी भी अस्पताल में वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। कम से कम 3 अस्पतालों का तो मैं जिक्र कर सकता हूँ। मेरे घर के सामने ली क्रेस्ट हॉस्पिटल है जहाँ के स्टाफ का कहना है कि पिछले 4 दिनों से वहाँ वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। एक अटलांटा अस्पताल है वसुंधरा में, उनका भी कहना है कि आज चौथा दिन है वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दिल्ली से सटे नोएडा और गाजियाबाद में 1 दर्जन से भी ज्यादा अस्पतालों में कोरोना की वैक्सीन नहीं है। हमने इस बाबत जब इन अस्पतालों में कॉल करके चेक किया तो इन्होंने किसी को भी वैक्सीनेशन लगवाने के लिए आने से मना कर दिया। इसके अलावा जिले के सीएमओ ने ये कहा कि पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन दे गई थी लेकिन अब डिमांड ज्यादा हो गई है। इसमें तो सीधे सीधे वैक्सीन की शॉर्टेज समझ में आती है, लेकिन सरकार माने तब ना। दोनों वैक्सीन हमारे पास पर्याप्त मात्रा में आते जाता है और आके फिर उसको हम फिर जब इस्तेमाल करते हैं फिर दोबारा उसका केंद्र सरकार के यहाँ आवेदन चला जाता है, फिर उतना वो आ जाता है। अगर हम 3 लाख मांग रहे हैं प्रतिदिन हमारा डोज है तो उसके कम से कम 10-15 लाख वो देंगे तब तो हम कुछ दिन तक चला सकते हैं। तो उसी हिसाब से कैलकुलेशन होके हमको मिलते रहेगा। ऐसे हालात पर यही भरोसा दिया जा रहा है कि 3 से 4 दिन की बात है, आगे सब ठीक हो जाएगा। अभी ऊपर से वैक्सीन की सप्लाई कम है, लेकिन ये कहानी 1-2 जगह की नहीं है। पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बुधवार तक कई सेंटर्स में वैक्सीन की पहली डोज का ही स्टॉक नहीं बचा। हम अंदर गए तो मैडम सब कह रही है कि कोरोना का जो टीका खत्म हो गया है, कहीं है वैक्सीन नहीं है, यहाँ पर पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो आप 2 दिन बाद आइए। सर उतना दूर से भाग के आए लेकिन लग नहीं पाया। लखनऊ से सप्लाई कम है और यहाँ माने वाराणसी मंडल पर सभी जिलों के लिए अलॉटमेंट के आधार पर मिलता है, जिसमें बनारस की आबादी भी ज़्यादा है तो उस हिसाब से कम ही मिल पा रहा है। लखनऊ में भी शायद उपलब्ध नहीं है, तो यही निर्देश था कि वैक्सीनेशन सेंटर कुछ कम कर दिया जाए, तब तक वैक्सीन आ जाएगी तो फिर फुल स्विंग में चलाएंगे। 66 जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, CHCs हैं, PHCs हैं, एडिशनल PHCs हैं, हेल्थ वेलनेस सेंटर हैं, तो ये कुल मिला के लगभग 66 प्लेसेस पर हम वैक्सीन देने का काम करते हैं। तो अभी जो है हम आज के दिन में केवल 25 प्राइवेट फैसिलिटीज को चला पाए। लिमिटेड सप्लाई से वैक्सीनेशन सेंटर कम कर दिए गए हैं। अगले 3 से 4 दिन किसी को पहली डोज नहीं लगेगी। ये वाराणसी ही नहीं, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली जैसे आसपास के जिलों में भी यही हाल है। ये तो यूपी की बात है। उन राज्यों में सोचिए क्या हाल होगा जो सीधे सीधे वैक्सीन की कमी की शिकायत कर रहे हैं। इन द लास्ट 2-3 दिनों से सर्च थोड़ी सी बढ़ गई है कोविड केसेस में। इस हिसाब से हमने प्लान किया कि ओवर क्राउडिंग ना हो। आज के करंट कंडीशन में मेरे पास आज और कल के लिए स्टॉक्स है जो मैं बेनिफिशरीज को जैसे मैंने रजिस्टर कराया है उनको दे सकता हूं। मुझे ये कमिटमेंट मिला है कि कल स्टॉक्स रिप्लेनिश हो जाएगा, जिसकी वजह से मैं और 2 दिन एडिशनल कर पाऊंगा। मुंबई का हाल यह है कि अगर गुरुवार तक वैक्सीन नहीं पहुंची तो अगले दिन से सभी वैक्सीनेशन सेंटर ठप हो जाएंगे। सांगली, सतारा, गोंदिया, पनवेल, चंद्रपुर में भी वैक्सीन स्टॉक खत्म हो चुका है। सोचिए, देश में ये स्थिति तब है जब टीकाकरण तेज करने की बातें हो रही हैं और दिल्ली जैसे राज्य में 24 घंटे टीकाकरण के दावे किए जा रहे हैं। मैडम 24 घंटे की तो बात छोड़ो, यहाँ देखो कल से ही परेशान है। फोन घर से आ रहे हैं। मैं कल यहाँ पे पता करने के लिए आया था, परसों फोन आया था मेरे पास, तो मैं यहाँ पे सुबह आया 9 बजे, तो बताया कि टोकन मिलते हैं सुबह आके 8 बजे टोकन लेना, उसके बाद ही आपको लगेगा। आ जाए सुबह से, सुबह टोकन लेके गया मैं 8 बजे, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। जब लग ही नहीं रहा टोकन, लग नहीं रहा यहाँ पे टीका, तो बुला क्यों रहे, फोन कर करके बार बार आओ आओ। ये दिल्ली का हाल है।
राजीव गांधी अस्पताल में वैक्सीनेशन सेंटर पर हंगामा हो गया। पॉजिटिव हॉस्पिटल है तो पॉजिटिव तो आएंगे ही, जो पॉजिटिव का सिनेमा में आएगा। एसडीएम ऑफिस चाहिए डॉक्टर। 200 वैक्सीन डोज यहाँ हर दिन दी जाती है, लेकिन 500 लोग पहुँचे थे। सबने रजिस्ट्रेशन करवाया था, सबको टाइम स्लॉट भी मिला था, लेकिन रजिस्ट्रेशन और टाइम स्लॉट का कोई मतलब नहीं था। हमने पहले रजिस्ट्रेशन करा लिया था और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद पहले आ जाता था उसी दिन नंबर, लेकिन आज की हमें डेट मिली है 8 अप्रैल की, तो यहाँ अब आए तो कह रहे हैं कि टोकन सुबह ही मिल जाता है, उसके बाद फिर कोई टोकन नहीं मिलता है। अब आप चले जाओ, कल आना टोकन लेने। कितने लोगों को दिया? 150 लोगों को दिया जी। अच्छा, 150 ही क्यों? उससे ज्यादा आ गए? उससे ज्यादा वो कर ही नहीं पाते जी काम। डॉक्टर भी अभी आया है, सवेरे से हम 8 बजे से यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर अभी आया, अब शुरू होगा काम। उन 150 को भी लग जाए, मेहरबानी है जी। ये रजिस्ट्रेशन कराने का क्या फायदा है? 1 तारीख को हमने रजिस्ट्रेशन कराया, 8 तारीख आफ्टरनून का सारा मैसेज है हमारे पास, लेकिन इसका फायदा क्या है? फिर अगर टोकन ही बांटने तो फिर इतना ऐड क्यों दे रही है गवर्नमेंट कि आप रजिस्ट्रेशन करो और ये करो वो करो, क्या फायदा उसका? ऐसी स्थिति तब है जब पूरे देश में कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। दूसरी लहर के चपेट से लॉकडाउन का खतरा है। इस खतरे को वैक्सीनेशन की स्पीड बढ़ाकर ही कम किया जा सकता है, लेकिन ये कैसे होगा जब लोगों को वैक्सीनेशन सेंटर से खाली हाथ लौटना पड़ेगा और सेंटर वैक्सीन की डोज से खाली हो जाएंगे। दिल्ली से मिलन शर्मा और नोएडा से अभिषेक आनंद के साथ आज तक ब्यूरो।